नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन। जब हम डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इंटेंजिबल हेरिटेज टेंजिबल पार्ट है, जो जो मटेरियल पार्ट है उसको किस तरह से संरक्षित करें, उसको किस तरह से प्रिजर्व करें, और उसमें जो वेस्टर्नर्स का रोल है, खासकर अमेरिकन का रोल है, और जो बाहर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और जो लोग हैं उनकी जो रोल प्ले है उस पे क्या है, उस पे हमारे साथ बात करने के लिए है। और वो बात करेंगे जो मिथिला में पंजी प्रबंध की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर बात करेंगे हमारे साथ श्री कैलाश चंद झा जी। कैलाश चंद झा जी मिथिला से हैं, मिथिला पुत्र हैं। मिथिला के दरभंगा जिले के रांटी गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने विज्ञान पढ़ा। विज्ञान पढ़ने के बाद इनका फैसिनेशन हो गया सोशल साइंस पर, कॉग्निटिव नॉलेज पे, और जो वर्नाकुलर के भी जितने भी ऑब्जेक्ट थे ओरिएंटलिज्म के, उस पे इनका ध्यान गया। एज ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर एंड एज ए कीन लर्नर्स, दोनों की तरह इनका हुआ, और ये मेडिएशन का काम करते रहे। और उसके बाद इन्होंने यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की नौकरी की, और वो 1987 तक उस पद पर रहे। और उसके बाद अमेरिका के जो दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है उस एम्बेसी में ये पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, और पॉलिटिकल एडवाइजर से 2012 में ये सुपर एनुएट हुए, और ये अभी अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं, मनन में रहते हैं, गुणज्ञ हैं और मिथिला के पुत्र हैं। तो हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि झा साहब आप आए हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है फोर्थ ग्रेड में कल्चर मैटर्स विथ कैलाश। और ये बड़ी खुशी का बात है कि कैलाश is talking to Kailash. So there are Kailash there, Kailash Senior and Kailash Junior. So Kailash Junior humbly, respectfully welcomes you, sir, and requests you to start speaking with the system which is called Panji Prabandh. And we have very categorically made it clear that we are going to talk about the preservation part. The preservation part, the intangible heritage. We are not going to talk about the intellectual wisdom and other things that we can talk later on, not in this sitting. Thank you so very much, sir. Please start. कैलाश जी, मेरी छोटी वाली बेटी है जो लंदन में है। एक्चुअली हम लोग को 2 लड़कियां हैं, दोनों लंदन में ही है। जो छोटी वाली बेटी का पहला रिएक्शन यही था कि कैलाश टॉकिंग टू कैलाश। और आपने उसको कहा भी। धन्यवाद फोक ब्रेन का और आपका, और आप काफी परसुएसिव व्यक्ति हैं, और आपने मुझे इन श्रोताओं गण के समक्ष आपने रखा। तो श्रोतागण लोगों का भी धन्यवाद। आपने सही कहा कि मैं कोई शोधकर्ता नहीं हूँ, बहुत गहरा अध्ययन नहीं किया है इस सब्जेक्ट पे और टॉपिक पे जो आप रखे हैं आज के लिए। मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ, इसको आप एक संस्मरण भी कह सकते हैं। ये कहानी एक अनुभव की है, जो कुछ हमने भी जाना है वो कहते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब। सो ये कहानी है इच्छा शक्ति की और कमिटमेंट की, जिससे द्वार खुलते गए, अपॉर्चुनिटीज आते गए और उसका फल प्राप्त होता गया। आपने सही कहा कि मेरा पैतृक गांव रांटी है, जो मधुबनी से करीब 2 और 2.5 किलोमीटर पर उस पूर्व दिशा में
हम जब भी बात करते हैं तो समय और काल के को ध्यान में रख कर के बात करेंगे। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में मधुबनी और रांटी के बीच में और कोई चीज़ नहीं था। अब मधुबनी और रांटी एक हो गया है। मेरा मातृगांव कपसिया है, लोहा कपसिया। अगर जो लोग जानते होंगे तो मैं जब पैतृक गांव से मातृक या मातृक गांव से पैतृक गांव जाता था तो उस समय में चाहे वो पैदल हो या बैलगाड़ी हो या बाद में बाइसिकल रिक्शा हो, फिर स्कूटर हो, गाड़ी हो, बस हो, आते गया। तो बीच में पड़ता है सौराठ। सौराठ गांव रास्ते पे ही। तो हम सभागाछी होकर के ही हम लोग पास करते थे। सभागाछी का बहुत बड़ा महत्व है मिथिला के मैथिल ब्राह्मण के कल्चर में, चूंकि कि ये पंजी प्रबंध से हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें कर्ण कास्ट और मैथिल ब्राह्मण का एक पंजी प्रबंध होता है। तो मैथिल ब्राह्मण इस सभागाछी में जुटते हैं साल में एक बार। पहले सभा कई गांवों में भी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सौराठ में ही मुख्यतर से लगने लगा। और मेरा जो बचपन का अनुभव है कि हम सभागाछी जाते थे गांव में या हमारे ननिहाल में, हमेशा लोग हर के दलान पे लोग पाहुन मतलब कि गेस्ट लोग होते थे जो दूर दूर से के गांवों से आते थे। मैथिल लोग शादियां तय करने के लिए वहाँ पे शादियां होती थी। ये जनरली जून जुलाई के महीने में सब समझिए कि ये सभा जो है सो सौराठ सभागाछी में 10 से 15 दिन या 7 से 15 दिन, ये डिपेंड करता है, या कोई कहेंगे 7 से 12 दिन उस पे ये सभागाछी लगता था। तो बचपन में सभागाछी जाते थे। वहाँ पे वुड बी ब्राइड जो लड़कियां होती थी वो नहीं आती हैं, लेकिन लड़के आते हैं, लड़के के परिजन आते हैं। और हम हमेशा सुनते थे कि एहि बेर ई मालदह गाछ जे आम के छे वो रखल जाके कि हो सके कि पाहुन सब एथिन, वो लोग आएंगे, गेस्ट लोग आएंगे तो उनको ये मालदह आम रखा जाएगा उनके लिए। तो ये सब बचपन में सुनते रहे, देखते रहे। और जब सभागाछी जाते थे तो पंजिकार जिनको हम लोग मैथिल में पजियार भी कहते हैं, पंजिकार उस सभागाछी में बैठे रहते थे पंजीज को लेकर के। तो पंजीज जो है सो एक तरह से पंजिकार को हम लोग रजिस्ट्रार कह सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें कि हम लोग जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड को ये पजियार और पंजिकार उसको रखते हैं मैरिज पर्पसेस के लिए कि वुड बी और ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन जो होगा उनके बीच में कई जगह लोग डिफर करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो है कि 5 जनरेशन्स लड़की तरफ से और 7 जनरेशन्स लड़का के तरफ से मेल न खाता हो, कोई ब्लड रिलेशन न हो, इसकी स्वस्ति ये पंजिकार उन पंजियों को देख करके ही स्वस्ति देते हैं, जिसको कि हम लोग सिद्धांत कहते हैं। तो उस सभागाछी में हम हमेशा देखते थे, चाहे वो हम ननिहाल से आए या अपने पैतृक गांव रांटी से। तो वो पंजिकार के पास लोग जब शादी तय होती थी तो लोग जाते थे और ये तय करवाते थे कि ये शादी हो सकती थी कि नहीं हो सकती है, ये कथा ठहरते या नहीं ठहरते। तो उनके सिद्धांत के स्वस्ति के बाद ही
ये वहीं पर उस सभागाछी में एक तालाब है और वहीं पर मंदिर भी है। ये करीब महाराज दरभंगा ने 22 बीघा करीब करीब जमीन इस सौराठ सभागाछी के लिए दिया हुआ था। तो ये सभा में ये जब हो जाता है तभी शादी की जगह हम लोग जाते हैं। तो उस पंजी प्रबंध को और उस पंजी को हम देखते थे तो हमारी उत्सुकता होती थी, कौतूहलपन होता था, जिज्ञासा होती थी। ये मेरे बचपन में हम 3 चीज़ों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, जिनमें एक ये पंजी का हमने नाम लिया और दूसरा था कि जो जनेऊ और कोबर घर में जो चित्रकला बनती थी जिसको हम लोग मिथिला चित्रकला कहते थे, वो भी मुझे बहुत ही जिज्ञासा का कारण रहता था। और साथ में ही पोखर, पोखर भी जो है सो हम लोग के ये जो देखते थे कि जाठ उसमें होता था, उसके भीड़ पर आम का गाछी होता था और है जो भी, लेकिन सो ये पोखर, पंजी और मिथिला चित्रकला, ये 3 मुझे काफ़ी उत्सुकता जगाती थी और हमारे दिमाग में बचपन से ही ये तीनों चीज़ें हमेशा बैठा रहा। तो ये धीरे धीरे 74-75 का जब आया समय, क्योंकि मेरा जन्म 1950 का है, तो जब 74-75 का समय आया तो मैं जैसे आपको पहले बोला इंट्रोडक्शन में कि अपॉर्चुनिटीज़, अगर इच्छा शक्ति रहती है तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ जाते हैं आप नहीं जानते हैं, कौन उत्पन्न हो जाता है उसको भी आप नहीं जानते हैं। तो द्वार खुलने का, तो सबसे पहला जो इस संदर्भ में जो द्वार खुला वो था मेरा प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उस समय में आज वो नहीं है, पिछले साल वो दिगंबत हुए। तो उनके साथ मेरा संपर्क होना 1974-75 में, ये संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है आगे के जो हम 3 चीज़ें बोले, मिथिला चित्रकला और तो हम लेकिन और पोखर और पंजी, लेकिन ये आज का विषय पंजी है तो इसलिए हम लोग पंजी पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो वॉल्टर हाउजर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती पे 1957-58 से काम करते थे, उनके संपर्क में आया मैं। और उनके संपर्क में आने के बाद मैं और भी इन डॉक्यूमेंट्स को और हेरिटेज को का इम्पोर्टेंस हम समझने लगे, क्योंकि हम उनके साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा के डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च में उनके साथ थे। तो साथ में हमारा पंजी का इम्पोर्टेंस हमको और भी समझने में आने लगा। फिर मैं यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से वो कड़ी वॉल्टर हाउजर की कड़ी जो है सो मुझे यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ले गई एज एक्विजिशंस स्पेशलिस्ट। और यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कुछ लोग जानते होंगे संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और उसका एक्विजिशन सेंटर दिल्ली में है। तो उससे हमें एक्विजिशंस और क्या इम्पोर्टेंस और डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया। लेकिन यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिर्फ प्रिंटेड चीज़ों पे काम करती है, उससे मैन्युस्क्रिप्ट्स पर वो काम नहीं करते हैं। लेकिन पंजी जो है सो मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि तो ये पंजी का थोड़ा बहुत हम खाका देंगे कि पंजी जो है वो दरभंगा महाराज हरि सिंह देव, कुछ हो सकता है कि ये डेट्स वेरी करते हों, लेकिन 500, 600, 700
600-700 वर्ष पूर्व महाराजा हर्षदेव जी ने ये पंजी प्रबंध की स्थापना की और 1324 या 1326 जो भी कहें उससे ये प्रबंध शुरू हुआ शादियों को लेकर के। ये और जातियों में भी थी, जब ये स्टार्ट हुआ तो भूमियार हो या राजपूत हो मिथिला के या और वर्ण हो उनमें भी थी, लेकिन ये स्टिक कर गया मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कास्ट के बीच में। तो ये थोड़ा सा पंजी का हमने डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के समय जब मैं वहाँ पर था तो अंतिम दिनों में GSU जीनियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ यूटा जो सॉल्ट लेक सिटी में है, वो उसका एक पार्टिसिपेंट बना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, और वो इंटरेस्टेड थे जाति और कास्ट और के पब्लिकेशंस में। सिर्फ मेरा इतना ही इंट्रोडक्शन था उस समय में जीनियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ यूटा से, जिसको हम GSU कहते हैं। उसके बाद हम 1987 में अमेरिकन एम्बेसी आ गए एज पॉलिटिकल एडवाइजर, क्योंकि मेरा वो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म का बैकग्राउंड था। मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से निकल के वॉल्टर हाउजर के संपर्क में आया था उस समय में। तो जब मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आया तो जब अमेरिकन एम्बेसी में आया तो 1988 में 1988 में GSU ने जीनियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ यूटा ने दिनेश कालरा उस समय में थे, उनके थ्रू कांटेक्ट किया मुझे। एलिस निस्कर्न जो उस समय में यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में थी, उन्होंने कहा कि तुम कैलाश झा को कांटेक्ट करो और उनको ये सब हो सकती है जानकारी। दिनेश कालरा ने मुझे कॉल किया और he invited me for lunch and we talked about, then I came to know in detail about GSU. GSU जो है वो सॉल्ट लेक सिटी में उनकी लाइब्रेरी है। वो पहाड़ को खोद करके ये लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें वॉल्ट्स हैं, जिससे कि इसमें संग्रहित चीज़ों पर बाढ़ का या बॉम्ब्स का इफेक्ट नहीं हो। हम पहले ही इंट्रोडक्शन में बोले हैं कि हमें समय काल को सोचना होगा। उस समय में आई क्लाउड्स नहीं होता था, डिजिटाइजेशन नहीं होता था, माइक्रोफिल्मिंग आ चुका था। तो माइक्रोफिल्मिंग की हम बात कर रहे हैं। ये GSU जो है सो मॉर्मन्स चर्च फंडेड इंस्टीट्यूशन है। मॉर्मन्स चर्च जो है सो जीनियोलॉजी पे बिलीव करती है, विश्वास करती है, और इस पे ये मॉर्मन्स चर्च जो है सो फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च है वर्ल्ड का। और ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दिया GSU का। और हम और पंजी में भी थोड़ा बहुत जब हम कह रहे हैं तो इससे हम कहें कि ये पंजी से जानकारी मिलती है हमको मूल की, कहाँ से गांव से लोग कहाँ कहाँ मूव किए। ये करीब 16 से 26 16 to 26 जनरेशंस मिलता है इन पंजीकारों के पास। पहले पंजीकार जो थे सो उनको कंठस्थ होता था ये चीज़ें, तो वो याद से ही बोल देते थे कि ये एस्टैब्लिश हो सकता है रिलेशनशिप या नहीं हो सकता है। तो
ये पंजी जो है सो ये भी देता है कि कौन गांव से किस गांव लोग मूव किए। पंजी में जो है सो मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कास्ट के अलावा एक हमने खोज जब की तो ये भी लगा कि ये महापात्र जो होते हैं जो श्राद्ध क्रिया करते हैं उनका अलग पंजी भी होता है, उनके अलग पंजीकार भी होते हैं। और कायस्थ पंजीकार जो होते हैं वो घटक का भी काम करते हैं, बिचौलिए का भी काम करते हैं, दो जगह शादियों के एस्टैब्लिश करने में। कई पंजीकार जो है सो अपने पंजी में ये मेंशन करते हैं खोट जिसको कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई दूसरे जाति में शादी कर लिया तो वो एक ब्रेक होता था उन पंजीकारों के लिए। तो वो ये मेंशन करते थे। या इललिजिटिमेट एक चाइल्ड भी होता था तो वो भी मेंशन होता था। कई जगह कोर्ट में बीमारियों का भी वर्णन होता है। ये सारी जानकारी मुझे काम करते हुए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैंने इस पे कोई शोध नहीं किया, इसलिए ये तो सत्यता या प्रामाणिकता तो जो शोध करता है और विद्वान है वो करेंगे। पंजीकार लोगों को सिविल कोर्ट में भी उनको बुलाया जाता था जब कभी कोई इश्यूज होते थे फैमिली के। जानते हैं कि हिंदू फैमिलीज में तो वो लोग अपने पंजी से एक एज ए विटनेस ये भी करते थे। तो कई कई आयाम हैं इसके, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, जो भी हम कहें हिस्टोरिकल, इन सब पंजी से जुड़े हुए। बट ये सब काम शोधकर्ताओं का है। तो ये थोड़ी बहुत, लेकिन मैं ये जानकारी शेयर करना चाहता था जो मैंने वहाँ पर जाना और सीखा। जब मेरी तीन स्कॉलर से बात हुई तब ये तय हुआ कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में घुसे और हम शुरू करें एक्सप्लोर करना। आप जानते हैं कि सब लोग अपने चीज़ों से बहुत पजेसिव होते हैं। हमने ट्रिप लगाना शुरू किया मधुबनी का, रांची का। आप अगर समय और काल और इसकी जब हम बात करते हैं तो उस समय में आप जानते होंगे 88 89 का समय था और उस समय में सड़कें अच्छी नहीं थी, बिजली की किल्लत थी। और मैं जॉब में था इसलिए अमेरिकन एम्बेसी के, इसलिए हम लोग फ्राइडे उस समय में एयरलाइंस भी इतने ऑपरेटिव नहीं थे, टैक्सियां भी उस समय में नहीं मिलती थी। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत आसान अभी लगेगा, लेकिन हम लोग ये फ्राइडे को इवनिंग में निकलते थे और संडे बाय इवनिंग बैक इन दिल्ली। तो हम लोग वहाँ से ट्रिप लगाना शुरू किए। तो कठिनाइयाँ और भी मिली कि कोई भी व्यक्ति ये कराना नहीं चाहते थे माइक्रो फिल्मिंग। हमने उनको कन्विंस करने का कोशिश किया। ये ट्रस्ट की बात होती है, कोई दोषारोपण नहीं है, क्योंकि कोई आपको अपनी चीज़ें नहीं देना चाहता है क्योंकि वो उसकी जीविका होती है, उससे उनका जीविकोपार्जन होता है। जो कि धीरे धीरे अब ये जीविका का साधन उतना नहीं रह गया है। इट्स नाउ इट्स ए डाइंग सिस्टम। सभागाछी भी डाइंग सिस्टम है और पंजेबी सभागाछी में एक समय में 50 से 60 हजार लोग हम देखे हुए हैं। और कहता था लोग, एक पाकर का पेड़ होता था, कहता था लोग कि जब वो 50-60 हजार के ऊपर लोग वहाँ जुटते हैं तो वो मौला जाता है। लेकिन मैंने ये भी देखा बाद में कि 50 आदमी भी
वो भी उस समय में भी मैंने विजिट किया कि 100-150 आदमी सभागाछी में होते थे। पंजी भी लोग अब बहुत पंजी अभी भी कंसल्ट करते हैं। मेरी शादी तो पंजी व्यवस्था से ही हुई है और ये पंजीकार से दिखाया गया कि मेरी और मेरी पत्नी का हो सकता है कि नहीं वो स्वस्थ ली गई। तो हमने उस ट्रस्ट को लाने के लिए सोचना शुरू किया कि कैसे उस ट्रस्ट को जीता जाए। और मेरे लिए उस समय में सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति साबित हुए स्वर्गीय श्री जयदेव मिश्र। जयदेव मिश्र जी कोयलक के थे और श्री जयदेव मिश्र लोग हमारे समाज में ऐसे भी थे। वो हरनाथ मिश्र जी के भाई भी थे और उस जयदेव बाबू को पंजी में बड़ा ही रुचि होती थी और दूर दूर से पंजीकार जब भी पटना आते थे तो वो उनसे संपर्क करते थे और जयदेव बाबू और उनमें पंजी का काफ़ी यह जानकारी मुझे थी। और मैंने जयदेव बाबू से बात की और जयदेव बाबू उस वृद्धावस्था में भी हमारे साथ कोयलक आए, अपने गांव आए। कोयलक में उस समय में कीर्तु बाबू कृत्यानंद झा पजियार होते थे और पहला ब्रेक जयदेव बाबू के ही चलते और उसका श्रेय हम उनको ही देते हैं जो पंजी के माइक्रो फिल्मिंग का जो सेटअप और हुआ और जो भी हुआ वो उनको श्रेय जाता है इसका। जयदेव बाबू ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया कीर्तु बाबू से को लेकर के और पहला ब्रेक जो हमें मिला तो पहला ब्रेक ही मिलना इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद तो आसान हो जाता है ये चीज़ें। तो फिर कलकत्ता से एक माइक्रोफिल्म कंपनी से को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मधुबनी में उन दिनों कोई होटल होता नहीं था, शुरुआत थी वो सुमंत होटल की। सुमंत होटल की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने सुमंत होटल से कलकत्ता के माइक्रोफिल्म कंपनी ने शुरुआत की, माइक्रोफिल्मिंग की, कैमरा सेटअप किया गया। और कीर्तु बाबू इस विश्वास पे वो कहते थे कि मैं एक बंडल पंजी का लेकर के आपके साथ आप हमको पिकअप कीजिए कोयलक से और होटल लाइए सुमंत होटल, सारा दिन मैं रहूँगा, मैं केवल चूड़ा और आम खाऊंगा। और उस समय में ये 1990 की कहानी है, ये बिगनिंग हुई 1990 की। आप समझ सकते हैं कि उस समय में बिजली की किल्लत के चलते हर काम जनरेटर पे होता था। जनरेटर जो है सो उस समय में आज का मॉडर्न जनरेटर नहीं रहता था, बहुत आवाज़ होती थी उस जनरेटर का। तो हम लोगों ने सुमंत होटल से कीर्तु बाबू को पिकअप किया जाता था और लाया जाता था, वो सारा दिन रहते थे और शाम को उनको कोयलक पहुंचा दिया जाता था। इस तरह से माइक्रो फिल्मिंग शुरुआत कलकत्ता वाली कंपनी ने की। GSU का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो जो करते चली गई तो जो स्टैंडर्ड GSU का था वो कंपनी जो है सो उस परख पे सही साबित नहीं हुई। जो होता है कि चलिए कुछ काम कर लिए और तो GSU को ये समस्या होने लगी, तब GSU ने ये निश्चित किया कि नहीं, सो इस कंपनी से हम नहीं कराएंगे। तो आप फिर दिक्कत समझ सकते हैं कि जिन पंजीकारों को किया गया तो वो निरस्त हुआ और हमें फिर से शुरुआत करनी हुई। तो इस बार हमने शुरुआत की मधुबनी के बड़ी बाजार में किराया के मकान पे, क्योंकि सुमंत होटल में काफ़ी कमरे लेने होते थे और साथ में माइक्रोफिल्म करने वाले को जापान भेजा गया, उनको वहाँ की पे ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद वो लौटे। उन्होंने उसके बाद 2 लड़कों को ट्रेनिंग दी और फिर से शुरुआत हुई इस
वे में फिल्मिंग की। फिर दिक्कतें आने लगी क्योंकि जनरेटर के बहुत आवाज़ वगैरह से किराए के मकान में भी आस पड़ोस के लोग ऑब्जेक्ट करने लगे। तो फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया इसको रांटी, मैंने अपने घर में शिफ्ट किया। तो क्योंकि सिक्योरिटी की बात थी कि कैमरा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, प्रॉब्लम आते थे, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम भी आने लगे। तो GSU से सॉल्ट लेक सिटी से कैमरा को देखने के लिए वहाँ से लोग भी आए, इन लोगों को फिर से टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए। मेरे गांव में भी ये समस्याएं होती थी जनरेटर के आवाज़ को लेकर के। कई बार हमारे पिताजी को ये झंझट लेना पड़ता था कि कई लोग धमकी देते थे कि लाठी के बल पर आपको हम बंद करवा देंगे। तो ये सब समस्याएं, एक बार कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ लोग कहते थे कि ये ब्लू फिल्म बनाते हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ कई कारण से इस इशू पे पुलिस रेड भी हुआ। भाई ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कोई काम लोग करता है तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत चीजें होती हैं। तो ये ब्लू फिल्म का भी चार्ज आया और पुलिस रेड भी हुआ। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद जब हम घूमते थे इन चीज़ों को दूसरे पंजियार सबसे संपर्क करने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए कि आप अपना पंजी दीजिए, और चूंकि कि कित्तूवाऊ से ब्रेक मिल चुका था तो थोड़ी सी आसानी होते गई। और ये जानना जरूरी है कि जब हम संपर्क किए तो काफ़ी कहानियां भी हैं रोचक। किसी महिला ने मुझे कहा कि हम की कर दिए, हम वो चल गेलखिन, आब कोई देख रेख करे वाला नहीं छे, तो हम उठा कर सबटा जीव छक धार में दो दिलिए। आई क्राइड जब वो महिला ये बोली कि हमारे पति करते थे और अब कोई करने वाला इसने नहीं रहा, तो हमने सारी की सारी पंजी जो है से जीवछ के धार में हम डाल दिए, मतलब जीवछ नदी में हम डाल दिए, उसके एक ब्रांच में। ये जानना बहुत जरूरी, कितनी वैल्यूबल चीज, और वो कितना रिलीजियसली सोची कि हम जीवछ के धार में दो दिलिए, कहीं ऐसे वैसे जगह नहीं फेंकी, जलाई नहीं, पवित्र चीज है तो उसको हम जीवछ के धार में ओकरा हम दो दिलिए। ये अभी जो इस वर्ष जो बाढ़ आया, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बाढ़ में मैं बैठा आज तक का चैनल देख रहा था, और उस चैनल में मैंने देखा कि पंजी पानी में डूबा हुआ दलान पे किन्हीं के दिख गया। एंकर्स जो थे आज तक के उनको कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो जिक्र नहीं किए। तो आई क्राइड मेरे, लेकिन तब तक मैं ये मेरे लिए ये था कि संतोष था कि 1990 to 2000 we microfilmed those पंजीज। ये मेरा अचीवमेंट था, और इसीलिए वो जो हम आज तक चैनल पे जो इस बार में जो हम देखे, हम कहे कि ये दिलासा दिया कि नहीं, हमने उसको प्रिजर्व कर लिया है, माइक्रोफिल्म हो चुका है। दुख बहुत हुआ, लेकिन हमने किया उसे। इस चीज को समझना है कि ये मिथिला में नेपाल भी का एरिया आता है,
जहाँ मैथिली ब्राह्मण और कर्ण कास्ट हैं। सो सिर्फ हम लोग इंडिया पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नेपाल का भी कर रहे हैं। और ये पंजीकार जो हैं सो हमने 47 पंजीकार 47 पंजीकार वेयर कॉन्टैक्टेड, उनको हमने 47 पंजीकार को कांटेक्ट किया गया, जिनमें से 42 पंजीकारों की पंजी माइक्रोफिल्म हुई। करीब करीब 21 से 22 गांवों की विजिट हुई है। वो जनकपुर नेपाल से लेकर के पूर्णिया अररिया तक के गांव के लिए आप समझ सकते हैं। बाकी ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, नेपाल के तराई से लेकर के पूर्णिया से लेके मधुबनी और दरभंगा, नाम कुछ गांवों के हम ले सकते हैं। भड़ाम, मंगरौनी, कोइलख, ककरौल, पखरौनी, कछुआ चकौती, सौराठ कोठाटोल, आप सीवी पट्टी, सो मैं कर्ण कास्ट और मैथिल ब्राह्मण के इन 47 पंजीकारों को हमने टैप किया 22 गांवों में। हर पंजीकार के पास करीब करीब 20 से 25 हजार होते थे पंजीज, जो ताम्रपत्र से, तार के पत्ते से लेकर के और बसहा पेपर से लेकर के और आज के मॉडर्न युग के पेपर पर भी कंटिन्यू किए हैं। बहुत ही रद्दी स्थिति में थे, बहुत उसको क्लीनिंग किया गया क्योंकि और तब उसकी माइक्रो फिल्मिंग हुई। एक एक पंजीकार के पास कई पंजीकार के पास 60 से 70 हजार लीव्स, हम लोग कहते हैं वो लीव्स हुए। और इन सबों का हमने फिल्मिंग किया और 1919 से 2000 तक हुआ, ये प्रिजर्व्ड हुआ। और इसमें से हम लोगों ने GSU ने कुछ पॉजिटिव फिल्म्स जो है सो नेशनल आर्काइव्स को दिया गया और दिल्ली में एज ए गिफ्ट, जो वहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत पंजी के बारे में, थोड़ा बहुत मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कास्ट के कल्चर के बारे में, थोड़ी सभागाछी और थोड़ा इन सबों के बारे में और कठिनाइयाँ। और आज के दिनों में ये बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन समय और काल को देखेंगे, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट और हमने उसको प्रिजर्व किया पंजियों को। ये हजारों साल तक प्रिजर्व रहेगा। इसको वो लोग फर्दर जो कि मेरा वर्क नहीं था, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको डिजिटाइज किया जाएगा। फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये मिथिलाक्षर में लिखा जाता था पहले, उसके बाद ये आज के दिनों में देवनागरी में भी लिखा आता है। जिन पंजीकारों से हमारा संपर्क रहा वो सब शायद अब इस दुनिया में है भी नहीं, सब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। ये हम लोग 88-89 से 2000 के करीब हम लोग 35 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कई लोग नहीं हैं और उन सबों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि उनके बिना योगदान के ये हो नहीं पाता। और आज का जो ये वार्ता है, मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये वार्ता श्री IC झा, ईश्वर चंद्र झा, जिन्होंने इस पूरी फिल्मिंग को
रॉटी में रह के किया और वो असामयिक निधन उनका हो गया इसी साल, और उनके बिना ये प्रोजेक्ट नहीं होता। एक आदमी का नाम मैं और लेना चाहूँगा जो कायस्थ के पंजी में, कायस्थ पंजीकारों के पंजी में बड़ी मदद की। जयदेव बाबू के ने तो वो ब्रेक दिया और वो मैथिल ब्राह्मण पंजीस का था। और कीर्तु बाबू हमारे बहुत साबित हुए उस लिंक को एस्टैब्लिश करने में और दूसरे पंजीकार को ट्रस्ट दिलाने में। लेकिन एक विपिन कुमार दास जो मेरे ग्रामीण भी हैं और जो महासुंदरी देवी हैं के पुत्र हैं। महासुंदरी देवी पद्मश्री थी, और तो विपिन के बिना भी हमें कायस्थ पंजीकार का नहीं मिलता। विपिन को हम उसका धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ हम कैलाश जी, हम अपनी हम समझते हैं कि 40 मिनट 41 मिनट काफ़ी है और जो भी जिज्ञासा और उत्कंठा होगी, बहुत प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने पंजी प्रबंध पे एज सच मेरा कोई है नहीं ज्ञान उतना। जो भी मैं एक मोटा मोटी ज्ञान था वो शेयर किया हूँ। कैलाश जी, मैं अब समाप्त करता हूँ सारे श्रोतागण को धन्यवाद देते हुए। जी ठीक है सर। आपने जो डिजिटाइजेशन का जो एक प्रोसेस था, माइक्रोफिल्मिंग की जो बात थी, उस पे चर्चा आपने किया है और बड़ा ही खूबसूरत ढंग से किया है। और आपने अपने चर्चा में जो आपका रोल प्ले है एक कैटलिस्ट के रूप में, एक आप यू वर मीडिएशन माने मीडिएटिंग एजेंसी, you were mediating them as it had a kind of a native charm for you because you belong to that land. सर, आपका कोई सिस्टम खुला हुआ है, आप देख लीजिए, आपका कोई और मोबाइल वगैरह तो नहीं खुला, रिपीट हो रहा है हमारा। हाँ, इसलिए इस देख लीजिए, आपका कोई सिस्टम खुला हुआ है, बार बार मुझे इसलिए आपको ये जब ये करना पड़ता है। कोई मोबाइल वगैरह खुला हुआ तो नहीं है? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा, मैं सर जब मैं बोलूंगा तो आपको म्यूट कर दूंगा, फिर आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा। तो आपने एक खाका दिया कि राइट फ्रॉम वॉल्टर हॉजर टू ऑल दोज थिंग्स। मैं अपने पाठकों को कहना चाहता हूं कि मिथिला में, मैथिल ब्राह्मणों में, कर्ण कैस्थ में पंजी की प्रथा है और पंजी की प्रथा भारत में लगभग सभी जातियों में है। ये यहाँ पर सरकार द्वारा, मतलब वहां के राजा के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्था है, जिसमें पूरा एक सर्टेन कम्युनिटी को अपॉइंट किया गया, पंजीकार को, रजिस्ट्रार को। वो सारे कैटेगरी करते थे किस तरह से शादी करेंगे, और उसमें मूल गोत्र की बात होती थी। जो मूल जो होते थे वह जो बीज पुरुष होते थे, जो उस गांव में गए, उस बीज पुरुष को बुलाया जाता था और इस तरह से वो जो है सो वो काम करते थे। अलेक्जेंडर क्वांटेरो, आई एम फ्रॉम इक्वाडोर, शायद वो आपको जानते होंगे, तो उन्होंने कहा है। तो इस तरह से वो करते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपका रोल बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बात याद करना चाहता हूं कि 1998 में या 1999 में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर, लेकिन 98-99 दोनों में से एक होगा, मैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स में था और मैं वहां यूनेस्को चेयर में काम करता था। तो वहां पे चंद्रारी बाबू के यहाँ एक सेमिनार किया गया और उसमें हम परंपरा पे, ट्रेडिशंस पे, उस सेमिनार में मैं गया था भाग लेने के लिए। तो हेतुकर जी, प्रोफेसर हेतुकर झा भी वहां थे
क्योंकि चंद्रधारी बाबू की ग्रैंड डॉटर से हेटुकर जी की शादी थी। तो हेटुकर जी से मेरा बहुत व्यापक संबंध था, मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे, जो एक पिता अपने बेटे को मानता है उतना ही वो प्यार हमें करते थे। तो वहां पे मैंने कुछ पंजीकारों को देखा और मुझे पता चला कि कुछ डिजिटाइजेशन का काम यहाँ भी हो रहा है। उस पंजी को देवर रिकॉर्डिंग, और अगर मुझे ये मालूम होता आपके इनिशिएटिव के बारे में, इनिशिएटिव बाय द वेस्टर्न स्कॉलर्स, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आपने जो डेटा दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। 47 पंजीकार को कांटेक्ट किया आप लोगों ने, 43 पंजीकार ने उसमें आपको सपोर्ट किया, और उस 43 पंजीकारों के हर एक पंजीकारों के पास 20 से 25,000 लीफ होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट होते थे। You have digitized all those manuscripts in microfilm format, और माइक्रोफिल्म को थोड़ा सा मेहनत करके डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस हैज नाउ डेवलप्ड, that you and I know, and those who are engaged in the process of archiving the things and digitizing the things know very well. और ये जो जीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में और हिस्ट्री में एक मेथड होता है, और वो मेथड उनके लिए होता है जो अपना रूट सर्च करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जीनियोलॉजिकल सोसाइटी, आप अमेरिका में रहे हुए हैं और अमेरिकन स्कॉलर्स के साथ आपका एसोसिएशन रहा है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा जीनियोलॉजिकल सोसाइटी अमेरिका में, वहां पर ज्यूइश जीनियोलॉजिकल सोसाइटी है, वहां पर फ्रेंच अमेरिकन जीनियोलॉजिकल सोसाइटी है, वहां पर साउथ अफ्रीकन अमेरिकन जीनियोलॉजिकल सोसाइटी है, वहां पर जर्मन जीनियोलॉजिकल सोसाइटी है। उनका पर्पस ये होता है कि हम रूट में जाएं और रूट में जाके रूट सर्च करके उस आदमी के बारे में पता करें। जैसे कि इंडेंचर्ड लेबर जो इंडिया से गए थे और इंडेंचर्ड लेबर गए थे, तो उनको अगर अपने रूट में आना है तो दे take the help of genealogical materials, and that database they created, and with that database we go to the people. However, in Mithila our tradition is different, तो उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। और ये जो मिथिला के लोग हैं जो जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात, जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इग्नोरेंस में डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, दे शुड नो दैट some 20-25 years and 27-30 years ago, what they are proposing today, you have, in collaboration with the scholars of international eminence and repute from the world over, mainly from those who were stationed in USA, they came, and with all local problems, you have somehow managed to do this. जब आप नेटिव में काम करते हैं तो इस तरह की बातें होती है, और इसीलिए नेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। और जब नेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत होती है तो आपके जैसे जैसे नेटिव लोगों को खोजा जाता है, जो उस धरती से है, उस परंपरा से, उस जात से है, और उस जात के पल्स को समझता है, और वहां पर जाता है एंड टेल द पीपल, लुक, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग व्हिच हार्म्स you, we are going to something which will retain your historical past, which will preserve your rare intangible dying heritage. क्योंकि आपने जो ये कर दिया है, हमारी मिथिला तो दो चीज के लिए फेमस है, पानी के लिए और आग के लिए। तो हमारे सारे मैन्युस्क्रिप्ट या तो जल जाते थे या बह जाते थे, है ना, आपने भी उदाहरण दिया। तो इस तरह से आपने जो 30 साल पहले किया और जो उन लोगों से काम किया, अच्छा आपने एक और भी काम किया, आपने मिथिला के सारे क्षेत्र में गए, आप कहते हैं कि आप पूर्णिया भी गए, आप सहरसा भी गए, आपने सारे गांव का नाम लिया, आप सौराठ गए, आप पोखरौनी गए, आप ककरौल गए, आप सीबी पट्टी गए, आप हर जगह गए। तो वो एक जो आपका जो डेटा है वो रेंडम है, एट रेंडम नहीं है। बाद बाकी अब मैं आई विल नॉट से दैट योर डेटा इज very scientific to the core. Yes, it was scientific, it was partially scientific, that you randomly did it, but you didn't do
at randomly which nowadays people are doing. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्कर था, और अब जो उसको जानते हैं, जो उस पे काम करना चाहते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि उसको डेटा को एक फॉर्मेट होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये फॉर्मेट तो बहुत आसान है, उसकी एक असेंबली लाइन क्रिएट कीजिए और उसका एक वो बना दीजिए। आजकल तो आता है, एक सिस्टम आता है, वो बना दीजिए, उसमें लोग अपना इंफॉर्मेशन देते जाए वर्ल्ड ओवर, और उसमें ये भी सुविधा होता है कि लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी ने संस्कृत में लिखा है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू हिंदी एज वेल एज मैथिली एंड इंग्लिश, है ना। वो मिथिलाक्षर जो है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैथिली, देवनागरी, एंड देवनागरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू रोमन, सो द पीपल विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल। अब जो एक जो रियल चैलेंज है, सी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, नॉट गोइंग टू कंपेल यू टू टॉक अबाउट द सोसाइटल स्ट्रक्चर, you know, the social structure mistake which that was committed during the formation of structured, you know, Panji Prabandh. That has a different story. That story was to subjugate the women, and a fear psychosis was created. A fear psychosis was created. It initiated with a fear that a lady who is very devoted, powerful, learned lady, and had some illicit relations with Chandala. So this is the folklore. आपने सुना होगा कि वो महिला थी, हरिनाथ मिश्र की पत्नी थी, और वो पूजा करने के लिए जाती थी, एक चंडाल पीछे जाता था। कहानी क्रिएट किया कि उस चंडाल के साथ उनका का अवैध संतान था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तो आप प्रमाणित कीजिए। मिथिला में परंपरा है, उसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग अग्नि परीक्षा लेते हैं। तो उसने गाय का गोबर वगैरह लग के जो फायर बॉल जो था, जलते हुए लोहे को हाथ में ली और बोली, ना हम चंडाल गामिनी, कि मैं चंडाल गामिनी नहीं हूं। उसके हाथ जल गए। हाथ जल गए तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो बोल रहे, वो उसको मालूम था कि वो चंडाल गामिनी तो है नहीं। उसने कहा कि मैं फिर दूंगी, फिर दी। तो उसने कहा, ना हम 100 पति अतिरिक्त तेरे चंडाल गामिनी, कि मैं, अगर मेरा पति चंडाल है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझना चाहिए लोगों को, कि अगर मेरा पति चंडाल है तो मैं चंडाल गामिनी हूं, अन्यथा मैं चंडाल गामिनी नहीं हूं। और इस बार उसका हाथ नहीं जला, ठीक है कि नहीं। तो पता चला कि भाई वो जो आप जो 6 पुस्त और 5 पुस्त और 7 पुस्त की बात कर रहे थे, तो पता चला कि उसकी शादी में उस जो एक्चुअली पंजी का जो मिथिला का ओरिजिनल जो फोक टर्म है, उसका नाम होता है उतेड़, और इसीलिए पंजी प्रबंध के पुस्तक को बोलते हैं उतेड़ पोथी। अपना सब में कहे ने फल्ला के उतेड़ तके छी। हाँ, so you know that uter is the real, you know, translation of genealogy into Maithili. उतेड़ खोजना, going deep down to the ancestral boundary where from where your first ancestor came, बीज पुरुष, जिनका जो कहते हैं ना कि उस गांव का स्थापना किया है ना। तो एक कहते हैं ना कि एक होता है भगिनमान, एक होता है डीही। तो डीही पुरुष, बीज पुरुष, है ना। भगिनमान जो बाद में इंपोर्ट किया गया, है ना। तो ये जो जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट हुआ, उसमें एक अलग बात है। और आप आए, हमें बहुत अच्छा, लोगों ने आपको बहुत बहुत बधाई दिया है। आप मिथिला को याद कर रहे थे, अपने गांव को याद कर रहे थे, अपने ननिहाल को, लोहा कपसिया को याद कर रहे थे। हमारे पिताजी वहीं से पढ़े थे, और वहां पर एक थे ननकू बाबू, तो बथू बाबू। तो बथू बाबू के यहाँ रह के हमारे पिताजी उनके बच्चों को पढ़ाते थे और पढ़ते थे गरीब से। तो उस गांव से हम लोगों का बहुत संबंध है। और मैं तो यह भी चाह रहा था कि आप कहिएगा तो मैं ही कह देता हूँ, आपकी एक बेटी की विवाह तो मेरे गांव भी हुई है, अरे, है ना। तो आप, तो उस हिसाब से तो अपने अरेड में आप म्यूट या नहीं? म्यूट हटाए? हेलो, हम नहीं आए हैं लाइव क्या? नहीं, आ रहे हैं सर, लाइव आ रहे हैं, बोलिए आप। अच्छा, कैलाश जी, आपने हेतुकर जी की चर्चा की,
और आपने राठी ड्योढ़ी की भी चर्चा की, बाबू चंद्रधारी सिंह। मैं आपको बताऊं कि हेतुकर जी पंजी के ज्ञाता थे, वो पंजी प्रबंध के स्कॉलर थे, तो वो एक थे। हेतुकर जी को पता था कि क्योंकि हेतुकर जी के साथ मेरा भी काफी अच्छा संबंध रहा था। हेतुकर जी जानते थे इस कि ये माइक्रो फिल्मिंग जीएसयू के द्वारा हो रही है, उनको ये जानकारी थी। इसलिए आपको शायद वही हेतुकर जी या फिर राठी बाबू साहब के यहाँ 98 वगैरह में पता चलागा, क्योंकि मेरा बाबू आज के दिनों में श्रुतिधारी सिंह मेरे मित्र हैं, तो इसलिए वहाँ पे जानकारी थी कि माइक्रो फिल्मिंग हो रहा है। और हेतकर जी को पक्का थी, क्योंकि हेतकर जी उसमें थे। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक ये प्रिजर्वेशन हो गया, कैसे न्यूज़ भी फैलता है, नहीं भी फैलता है, ये ना कहने कि बहुत ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे कि इसका माइक्रो फिल्मिंग हो चुका है, प्रिजर्वेशन हो चुका है। करीब 7 साल बाद, आफ्टर 7 years, 2000 के मतलब 2007 में टाइम्स ऑफ इंडिया पटना एडिशन ने आर्टिकल एक न्यू रिपोर्ट आर्टिकल लिखा, जो कि इट वाज नॉट वेल बट दे रोट, जो जनरली रिपोर्ट होता है एक सेंसेशनलाइजेशन करके, और थोड़ा सा उसको दे रिपोर्टेड वंस इन 2007। लेकिन कई लोगों ने, जो मैथिल ब्राह्मण थे, अननोन पीपल, जो अब अमेरिका में ही 1950-60 के दशक से अभी तक रह रहे हैं, रैंडम पता करते हुए जो होता है, फोन कॉल मुझे वहाँ से यहाँ भी आता कि दिल्ली आया कहते हुए कि उनको पता चला और वो जीएसयू गए थे और ये पंजी को माइक्रो फिल्म के को पता चला। तो ऐसे ही बातें होती हैं, जैसे आपको भी पता चला, और जैसे आपको भी पता चला और आपने हमें संपर्क किया और इस फोरम पर आप मुझे लाए, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा धरोहर जो है वो संरक्षित है, और आज नहीं तो कल कभी न कभी उसका जो भी प्रक्रिया आगे होती है, जो आप बोले भी कि मिथिलाक्षर से देवनागरी, देवनागरी से रोमनाइजेशन, डिजिटाइजेशन में भी आई क्लाउड पे सब चीज़ होगा, लेकिन it has been preserved, and I am very pleased about it, being a sort of a committed person, for preservations of our heritage, and that's it, again, thanks, for, yeah, Kailash. सर, मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि मेरे जैसा व्यक्ति और जो अगर मिथिला के पंजी पर कुछ काम करना चाहे, और वो जो आपने जो कहा कि एक एक आप यू सेड दैट यू कंसल्टेड 47 पंजीकारज and out of them 43 agreed to give their manuscript worth to you. Every panchikar has had roughly 20 to 25,000 pages of manuscript. So अगर इसको सारे को टोटल करें तो बहुत बड़ा ये मास वॉल्यूम बनता है, और इसका मिथिला ज्योग्राफी है, उसके लगभग सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन 10 years Excuse me, sir. the project was on. The project was 10 years long. Oh, it's a very vast project. अब मेरा कहना है आपसे ये है, अच्छा, आप जो जिस तरह के स्कॉलर का नाम बता रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल मेजर डायरेक्शंस वेयर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम्स। उसमें वॉल्टर हॉजर हैं जो हिस्टोरियंस हैं, उसमें और भी लोग, एक्चुअली वॉल्टर हॉजर तो इकोनॉमिक्स के विद्वान थे, Opportunity opens and it comes up, It's not that Walter Hauser was part of it, but
he was knowing, it's not that, he played in, he, Walter Hauser, I knew that, I knew the value of these things. From there, I went to Library of Congress, and from there, also I learned, that the value of these things. And then being in the Library of Congress, GSU people found me somewhere. So in that way, it's not that these scholars were part of that. No. They were instrumental behind bringing that system, and that making the microfilming process possible, making the microfilming possible. Those opened the door, to, for me, go ahead, एक कहता है उसको हम उसको बैड लैंग्वेज में मानते हैं, बैड लैंग्वेज में कहते हैं कि एक कहता है जो कि it's sort of networking, kind of how people know you. Nobody was knowing that who was Kailash Chandra Jha. And because I came in touch with Walter Hauser, that led to US Library of Congress. From that led to American Embassy. That led to GA. That kind of connectivity. Okay? At least so we have made a beginning with this, and I would now request some more scholars who are going to explore it, do the kind of onion peeling, and can explain the significance of Panji Prabandh in Mithila in sociological, societal, historical terms, in terms of gender studies also, in terms of the mistakes that we committed in the history, and if the mistakes can be corrected, and how in the evolved form, visually whenever we are talking about Panji, we are introducing genealogy, we are introducing pedigree, and when you're introducing science. When you are introducing science, we should not forget that when we are saying genome and when we are saying genetic engineering, तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल होता है कि आपके जेनेटिक प्रॉपर्टी में जहां पर जो बीमारी है, उस बीमारी को वहां जाके आप उसको करेक्ट करते हैं। तो इस पंजी सिस्टम को अगर आप साइंस से जोड़ना चाहते हैं, विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां जहां पर इसमें गलती हुई है, वो समय के कारण से शायद हमने गलती की हो, और उसके जो गलत स्वभाव आए हैं, उसमें जो पस और मवाद है, उनको हमें हटाना है और उसको एक सुंदर सा सिस्टम बना के, और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम सारे समाज के लोगों को कर ले, वो हम अलग से एक उस पे बात करेंगे और हम 3-4 लोगों को बुलाएंगे। एंड एज यू वेर इन्वॉल्व in the process of documenting and digitizing, उसका आप digitizing ही बोल दीजिए, क्या कहते हैं माइक्रोफिल्मिंग को, तो उस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व थे, तो हम आपको भी बुलाएंगे कि टू से। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे सर, कैलाश सर, कि अगर मुझे उस डेटा वर्थ को जरूरत हो कि मैं काम करना चाहता हूँ, रेफरेंस मिले, तो कहाँ मिलेगा मुझे? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है क्या वो अवेलेबल है क्या? नहीं, वो कांग्रेस से इसको कोई मत नहीं है। वो कहाँ है? वेयर इज संस्था? वो कहाँ पर है? सॉल्ट लेक सिटी इन यूटा इन यूएसए। तो आप उसका एड्रेस दे देंगे हमें? मान लीजिए अगर मुझे कुछ चाहिए और मैं पर्टिकुलर उनसे रिक्वेस्ट, बड़ा ही नोन है, वो तो गूगल सर्च पे भी जाइएगा तो आ जाए सब चीज। जीनियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ यूटा, सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। Okay. So like, but if this is in the public domain, everybody can go and bring, online get the access to this material and can do the work. This is what you say. You say. जब हम काम कर रहे थे, अब तो हम लोग
बहुत बात पुरानी हो चुकी है। जब हम काम कर रहे थे उस समय में ये था कि GSU विल प्रोवाइड रिसर्च स्कॉलर्स टू लुक एट। उस समय में तो ये सब नहीं था ना, iCloud डिजिटाइजेशन वो सब तो था नहीं। उस समय में था कि रिसर्च स्कॉलर्स को इफ दे विजिट द GSU इन सॉल्ट लेक सिटी दे कैन रिक्वेस्ट एंड दे कैन लुक एट। आज क्या नियम है ये हम नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना? या So maybe you and I will explore the process of getting access to the access of the property. You know, that is the digital property that they have digitized, because if they have one has digitized. to talk to GSU. Now I'm not in touch with GSU. So that this can be explored. That is not a big. That is not a big issue. This can be explored. Yes. This can be explored. Yes. So with this, ये बड़ी अच्छा है। आप इतना बढ़िया से बोले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक वुड वर्क पर जो इल्ले का काम करते हैं, पहले हाथी के दांत से काम करते थे, फिर सोने चांदी से काम करते थे, अब प्लास्टिक से काम करते हैं। और वो उनको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कलाकार है वो, और उनकी बात जो है सो हम करेंगे। पंजाब का होशियारपुर का जो इल्ले ट्रेडिशंस है, और उसके शिल्प गुरु जो है, जैसे पद्मश्री होता है वैसे शिल्प में वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। शिल्प गुरु से जो नवाजे गए हैं कलाकार, वैसे कलाकार के साथ हम आएंगे और अपनी बात करेंगे। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सटीक टू द पॉइंट सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन दिया, और मेरे जैसे लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और हमें लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा, और हम लोग इस बात को कभी आगे बढ़ाएंगे। आप तो जानते ही है कि मैं जल्दी आता नहीं हूँ, और ये जानकारी लोगों को भी नहीं। ये तो आपके प्लान पर पहली बार इतने डिटेल में मैं बोला हूँ, और जिसकी जानकारी दी है। एक छोटा सा फंक्शन था म्यूजियम में 2018 में और 19 में शायद लास्ट वर्ष, तो उसमें थोड़ा सा बोला था बस। लेकिन उसमें श्रुतिधारी सिंह राठी डोरी भी मौजूद थे, और वही कर भी रहे थे इंट्रोड्यूस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।